नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सेल बायोलॉजी में कंटिन्यूस पोर्शन में नेक्स्ट पोर्शन का है। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ सेल्स है, सेल थ्योरी है, डिस्कवरी ऑफ सेल है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसके, और हमने साथ ही सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्कस कर लिया है। आज जो वीडियो है इसके अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं पोर्शन, वो रिमेनिंग जो पोर्शन है सेल बायोलॉजी का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने स्पेसिफिकली ये ध्यान रखा गया है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमने टच करने की कोशिश की गई है। और ये हमारा मानना है कि जो आपका पेपर रहेगा उसमें से कोई भी क्वेश्चन है वो हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा या हमारे नोट से बाहर नहीं जाएगा। सभी संभावित जो प्रोस्पेक्टिव वे में जितने भी टॉपिक टच हो सकते हैं उनको सभी को हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। और आप हमारे साथ बने रहें और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक पोर्शन होता है सब्जेक्ट को लेकर उसको पोर्शन को आप अच्छा करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी जो है वो कौन सा है, सेल वॉल को लेकर है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है। अब बात ये आती है कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल है वो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इस वजह से शेप और प्रोटेक्शन देने का काम भी किसका होता है, सेल वॉल का होता है। साथ ही हम अगर बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, ये केवल पौधों में, कवक में और जीवाणुओं में पाई जाती है। एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट रहेगी। तो हमारे पास अगर हम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास टोटल 5 किंगडम है। 5 किंगडम में केवल एनिमल जो किंगडम है उसके अंदर सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। बाकी 4 जो किंगडम है जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है और प्लांटी है, इसके अंदर सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होती है। क्लियर है। सेल वॉल क्या होगा, आउटर मोस्ट होती है। लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आउटर मोस्ट है, डेड है यानी कि नॉन लिविंग टाइप की क्या होती है, कवरिंग होती है। यानी कि कोशिका भित्ति पादपों में कोशिका के बाहर एक निर्जीव बाहरी परत क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। जैसे हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये हमारे पास मान लो एक प्लांट सेल है, इसके बाहर यहाँ पर कौन होगी, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। तो ये सेल वॉल हो गई और ये कौन हो गया, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अंदर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे सबसे जो बाहर की तरफ है वो कौन प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये परमेबल टाइप की होती है, फ्रीली परमेबल है। यानी कि ये क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको रेजिस्ट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। बाकी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है उनको क्या करें, फ्रीली परमेबल होते हैं। लार्ज को भी कुछ जो मॉलिक्यूल हैं उनको, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी कि क्या होगी, परमेबल होती है। एब्सेंट किसके अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगी। बाकी क्या होगा, सभी में प्रेजेंट होती है। हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लांट सेल का कंपोजिशन है उसमें मेनली कौन प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फंजाई जो सेल वॉल होती है यानी कि कवक की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरियल जो सेल वॉल होगी वो किसको, पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि म्यूरिन की प्रेजेंट होती है। तो वही जैसे पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की है, कवक के अंदर किसकी है, काइटिन की है, जीवाणुओं के अंदर किसकी है, पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि म्यूरिन की प्रेजेंट होती है। हम लेयर की बात करते हैं, कोशिका भित्ति में कितनी लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे कोशिका भित्ति पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कितनी लेयर में क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। या प्लांट सेल वॉल का लेयर ऑफ क्या होगा, प्लांट सेल कोशिका भित्ति में कितनी परतें होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। इनकी प्राथमिक कोशिका झिल्ली बनती है, सॉरी कोशिका भित्ति बनती है। कब बनती है, इनकी कोशिका विभाजन के बाद जो पहली बार जो भित्ति बनती है वो कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। ये कैसी होगी, थिन होगी, इलास्टिक होगी और एक्सटेंडेबल होगी। क्योंकि इनिशियली सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो ग्रोथ में अगर मान लो कि बाहर की जो सेल वॉल है वो अगर हार्ड हो जाएगी, परमेबल नहीं रहेगी, थिक हो जाएगी, थिन नहीं रहेगी, इलास्टिसिटी इसके पास नहीं होगी, तो सेल बाहर की तरफ ग्रो कैसे करेगी।
तो सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और सबसे पहले अगर डिवाइड करके आई है तो सेल की ग्रोथ रिक्वायर्ड है। इस वजह से प्राइमरी जो सेल्स वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, लचीली होती है और फैलने योग्य होती है। और ये कब होगा, जब कोशिका क्या कर रही होगी, ग्रोथ कर रही होगी, वृद्धि कर रही होगी, यानी कि वृद्धिशील कोशिकाओं में क्या होगी, ये पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल बन। अब क्या होगा, दो जो प्राइमरी सेल्स वॉल रहेंगी या सेकेंडरी सेल वॉल जो बनेंगी, उनके बाद अब दो सेल अगर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो बीच में क्या होगा, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम पेक्टेट वो प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उनके बीच में एडजेसेंट सेल है, उनको जोड़ने का काम, यानी कि एक प्लांट सेल ये है और दूसरी प्लांट सेल हमारे पास कौन सी है, ये है। इन दोनों प्लांट सेल को जोड़ने का काम किसका होता है, मिडल लैमिना का होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगा, पेक्टेट का इसमें उपस्थिति रहेगी, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो दो ईंटें होती हैं उनको जोड़ने का काम सीमेंट का होता है। इस वजह से यहाँ पर प्लांट जो सेल है इसको जोड़ने का काम, ये दो सेल वॉल्स हैं उनको जोड़ने का काम किसका होता है, सीमेंट मटेरियल का होता है। तो जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन सी, सेकेंडरी सेल वॉल है, यानी कि द्वितीय कोशिका भित्ति है। ये क्या होगा, प्राइमरी के कंपैरिजन में या प्राथमिक के कंपैरिजन में क्या होगी, थिक होगी, रिजिड होगी, हार्ड होगी। ठीक है। इसका डिपोजिशन कब होगा, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके अंदर की तरफ इसका क्या होगा, डिपोजिशन होता है। इसमें कौन प्रेजेंट होगा, सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, ये क्या पर क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। तो जैसे ये हमारी पहली प्लांट सेल है, प्राइमरी वाली है, तो ये कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल है। इसके नीचे धीरे धीरे यहाँ पर जो डिपोजिशन होना शुरू होगा वो कौन सी होगी, सेकेंडरी रहेगी। और इसके अंदर कौन सी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, जो प्राइमरी जो है कोशिका भित्ति है उसके प्राइमरी है, इसके इनर साइड में क्या होगा, सेकेंडरी का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और ये कब होगा, जब ग्रोथ है या वृद्धि है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी, अब सेल को आगे ग्रोथ या वृद्धि करनी नहीं है, तो ये इसमें क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये क्या होगा, माइन्यूट साइटोप्लाज्मिक चैनल कनेक्शन है एडजेसेंट सेल के, इनकी समीप पादप कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सूक्ष्म कोशिका द्रव्य नलिकाएँ क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। और इससे किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और सॉल्यूट का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होता है, एक ये है, दूसरी वाली कौन सी है, ये है। इन दोनों में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट होता है। इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। फिर जैसे हम सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसके कार्यों की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यांत्रिक सहायता देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रही है, प्रोटेक्शन रक्षा करने का काम कर रही है, ऑस्मोटिकली क्या करती है, फटने से बचाने का काम करती है। अगर मान लो कि बाहर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखा है तो सेल में पानी अंदर आ जाएगा और उसकी वजह से सेल फूलना शुरू हो जाएगी, तो एक लिमिट तक फूलेगी, उसके बाहर कौन है, सेल वॉल है, उसको फटने से क्या करेगी, बचाने का काम करती है। और जो शेप है सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करती है। हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास कौन है, ये जो लेयर है वो किसकी लेयर है, इनर लेयर है। ये लेयर है वो किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेल वॉल थी ये बाहरी सेल वॉल थी और ये बाहरी सेल वॉल कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल है। तो ये बाहरी सेल वॉल वो कौन सी प्राइमरी सेल वॉल है। अंदर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब कोशिका है, सेल है, उसने वृद्धि किया है, ग्रोथ किया है। ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, मैक्सिमम साइज अटेन करने के बाद अब सेल मेम्ब्रेन की तरफ से यहाँ से क्या होगा, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और जो ये डिपोजिशन हो रहा है इसी डिपोजिशन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल को बोलते हैं। क्लियर। अब एक सेल ये है, दूसरा सेल ऐसे यहाँ पर भी उपस्थित होगा। उन दोनों सेल के बीच में यहाँ पर जो जोड़ने का काम होता है वो किसका होगा, मिडल लैमिना का रहेगा। अब ये दो सेल हैं, इनको आपस में वैसे एक ट्यूब के थ्रू जुड़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एक कनेक्शन साइटोप्लाज्मिक बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर है। हमने अभी डिस्कस किया है कि आपके साथ सेल वॉल है, सेल वॉल शेप है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, हार्ड होती है, थिक होती है, रिजिड होती है। तो हर तरीके से एस्पेक्ट जो सेल वॉल के कोशिका भित्ति के हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है वो कौन सा होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। अंतःप्रजालिका जो है वो पोर्शन शुरू होता है। ये क्या होगा, नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल का, यानी कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल ऑर्गेनल मिलकर काम करते हैं। और वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, झिल्ली से घिरे हुए कोशिकाओं का क्या होगा, समूह होगा जो मिलकर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसी को क्या कहते हैं हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। कौन कौन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर जो एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मान लो हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके आउटर मोस्ट क्या होंगे, यहाँ पर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसके बाहर कौन होगा, गोल्जी प्रेजेंट होती है। गोल्जी के बाद कौन, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये वेसिकल्स के थ्रू क्या कर देंगे, आवागमन डिसाइड करते हैं, या तो सेल के अंदर रहेगा या सेल के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, ER है, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम है, और कौन है, वैक्यूल है। तो 4 मेनली जो सेल ऑर्गेनल्स है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, और डाइजेशन करने का काम किसका होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का रहेगा। क्लियर, तो ये प्रोटीन लिपिड है का संश्लेषण, संशोधन, पैकेजिंग, परिवहन, श्रावण और पाचन करने का काम किसका होगा, अंतःप्रजालिका सिस्टम होता है उसका, ये हम कह सकते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, RER किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है यहाँ पर RER के पास। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, गोल्जी बॉडी को देगा, गोल्जी वेसिकल में कन्वर्ट करेगा, और वो ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, सेल के अंदर भी कर सकता है और सेल के बाहर भी कर सकता है। तो न्यूक्लियस से ER, गोल्जी, वेसिकल, प्लाज्मा, तो ये आगे कंटिन्यू चलेगा। अब बात ये आती है कि कौन सा जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का है। क्लोरोप्लास्ट भी किसका पार्ट नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है। और साथ ही कौन है, पेरोक्सिसोम। ये क्या नहीं है, कोऑर्डिनेट वे में नहीं रहते हैं, इनके साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं। किसके साथ है, किसी भी एक मैकेनिज्म के अंदर जो मल्टीपल सेल ऑर्गेनल है वो मिलकर कार्य करते हैं, उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ये क्या होंगे, इंडिविजुअल सेमी ऑटोनोमस टाइप के सेल ऑर्गेनल हैं, तो अपने आप क्या करेंगे, ये वर्क करते रहेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेनली काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम होता है, किसके थ्रू, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, कैसे दिखता है सेल के अंदर, तो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कौन सा, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वेसिकल में कन्वर्ट होगा, और वेसिकल किसके पास आ गई है, ये जो पोर्शन है वो किसका है, गोल्जी अपरेटस का है। तो ये वेसिकल इस फेस से आएगा, तो सिस फेस हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद ये रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारा इधर वाला जो फेस है वो कौन सा होगा, ट्रांसफेस होगा। ये कौन सा है, सिस फेस होता है, जो किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। ट्रांसफेस किसकी तरफ है, मेम्ब्रेन की तरफ है। तो ये क्या करेंगे, दोबारा से वेसिकल्स को रिलीज़ कर देंगे। ये वेसिकल हो सकता है सेल के बाहर भेजना हो, या हो सकता है किसी सेल ऑर्गेनल के पास जाना हो, या हो सकता है इस वेसिकल से क्या बन रहा, लाइसोसोम बन रहा हो, और इसी वेसिकल से क्या होगा, वैक्यूल का निर्माण हो रहा हो। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास ER है, ये गोल्जी बॉडी है, ये कौन, वैक्यूल और लाइसोसोम, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस वजह से सभी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलकर क्या कर रही हैं, एक वर्क जो है, एक टाइप का जो वो काम है उसको क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कौन नहीं है, जो सेमी ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस जो सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया है, और दूसरा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर इन दोनों किसमें पार्टिसिपेट नहीं है, कंटिन्यूस मेम्ब्रेन। इस वजह से किसका हिस्सा नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब 1 बाई 1 हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनल है उनकी हम बात कर ले। तो सबसे पहले कौन सा आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आता है, या हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ट्यूबुलर है, सिस्टर्नी इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। यानी कि ER की जो झिल्ली है वो किससे गिरी है, नलिका और सिस्टर्नी जाल से गिरी हुई है। और ये डिस्कवर किसने किया है, पोर्टर ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया है।
क्लियर। और इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप रहेंगे। क्या रहेगा, जैसे हमारे पास कौन है, ER है। ER के ऊपर यहाँ पर कौन जो है, राइबोसोम। अगर राइबोसोम उपस्थित है तो हमें कैसा नज़र आ रहा है, रफ नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर ER के ऊपर कौन नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो यह एरिया कौन सा आता है, स्मूथ नज़र आता है। इस वजह से क्या होगा, जहाँ राइबोसोम उपस्थित होगा वो कौन सा, रफ है। जहाँ राइबोसोम डिटैच हो जाएगा तो वो कौन सा है, स्मूथ वाला है। तो इस पर राइबोसोम अटैच होता है सरफेस के ऊपर, जिस वजह से हमें कैसा होगा, रफ दिखाई देगा। राइबोसोम जहाँ उपस्थित होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करवाएगा। इनकी RER क्या करती है, प्रोटीन को सिंथेसिस करवाती है। और कॉमनली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें सिंथेसिस चलता हो, तो कौन सा है, पैनक्रियाटिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी में क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, उपस्थित रहेगा। कौन, हाइयर वेल डेवलप, या किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की फॉर्म में क्या होगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। जैसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पर राइबोसोम क्या हट गया है, डिटैच हो गया है। और डिटैच होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, लिपिड और स्टेरॉइड जो है उनका सिंथेसिस रहेगा। साथ ही किस में काम करता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या होगा, पॉइजनस जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का क्या रहेगा, काम रहेगा। यानी कि दवा में जहरीले पदार्थ जो है उनको हार्मफुल से लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, SER का रहेगा। और ये कैल्शियम को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे हम मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान देखते हैं कौन सा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव का एक यूनिट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये थ्रू क्या होगा, मसल्स का मूवमेंट होता है। तो उसी के अंदर जो क्या होगा, मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयन ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होता है, SER के अंदर स्टोर होता है। अब इनके हम कलेक्टिवली फंक्शन की बात करते हैं। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, ये लिपिड को सिंथेसिस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और डिवीजन के दौरान जो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी उसको दोबारा से बनाने का काम भी किसका होगा, इन्हीं का होगा। और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है, इन कोशिका के भीतर ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होगा, ER के थ्रू होता है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कार्य हैं किसको लेकर, प्रोटीन सिंथेसिस, ER को लेकर, वसा का संश्लेषण है, नई झिल्ली का निर्माण है, कोशिका के भीतर संग्रहण करना, परिवहन करने का काम किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें बेसिकली आप ध्यान रखो, जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइबोसोम नहीं है तो क्या होगा, लिपिड का सिंथेसिस होगा। तो इसे के थ्रू हमें जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको हमने क्या किया, डिस्कस किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारा जो दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट आता है वो कौन सा आता है, गोल्जी अपरेटस आता है, गोल्जी तंत्र आता है। तो ये किसने डिस्कवर किया, कैमलियन गोल्जी ने डिस्कस किया। इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इस पर क्या होगा, फ्लैटेड मेम्ब्रेन क्या होगा, सैक प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। चपटी झिल्ली बंद क्या होती है, थैलियों से बना हुआ। जैसे ये क्या है हमारे पास, ऐसे ऐसे जो लेयर है पैरेलली अरेंज जो है वो कौन सी है, सिस्टर्नी है। क्लियर हुआ। अब सिस्टर्नी की अगर हम बात करने, संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सिस फेस होता है, दूसरा कौन सा होगा, ट्रांस फेस होगा। तो ये हमारे पास कौन सा है, सिस फेस है, और एक क्या होगा हमारे पास, ट्रांस फेस रहेगा। सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, इधर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिससे क्या होगा, वेसिकल को एक्सेप्ट किया गया है, इसको मॉडिफाई किया जाएगा और इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी है, सेकेंडरी है, मैचुरेशन की फॉर्म में वेसिकल है। और ये वेसिकल कौन सी बन के आई है, प्राइमरी है। ये किससे आई है, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर कोई भी आया वो इनके पास आएगा तो सिस फेस से आएगा, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो कौन सा है, ट्रांस फेस है। तो ये जो फेस होता है वो कौन सा होगा, ट्रांस फेस होगा। जो ये फेस रहेगा वो कौन सा है, सिस फेस है। पैरेलली अरेंज है, ये कौन सी है, सिस्टर्नल अरेंज है। तो वेसिकल रिलीज किया जा रहा है तो या तो किसी सिंथेसिस में पार्ट होगा या स्टोरेज का पार्ट होगा। तो जो भी इसमें फंक्शन होंगे वो सभी क्या होंगे, ट्रांस फेस से जो वेसिकल रिलीज होगी उसके बाद के फंक्शन है वो। हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन मेनली क्या है कि ये प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन करने का काम होता है। मॉडिफिकेशन है तो पैकेजिंग है, सिक्रेटरी और प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन किसका, लाइसोसोम का है। ठीक। और क्या होगा, स्पर्म में क्या होगा, एक्रोसोम है, टिप पार्ट बनाने का काम होता है किसका, गोल्जी बॉडी का है।
सेल वॉल मटेरियल सिंथेसिस करता है, बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण करने के लिए जो भी सब्सटेंस मटेरियल चाहिए वो कौन सीक्रेट करता है, गोल्जी बॉडी है। इसी के साथ क्या होगा, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको डिक्टियोसोम बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए भी क्या होगा, इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत टाइप में क्या करता है, सेल के अंदर फंक्शन करता है। मेजरली क्या है, मिडल मैन है एक सेल का, यानी कि मेन जो ट्रांसपोर्ट है उसका डिसाइड करने का काम किसका होता है, गोल्जी अपरेटस का होता है। क्लियर। तो ये कुछ फंक्शन हमने क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कौन सा, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्लियर। इसमें कौन होगा, वेसिकल से बन के आया है, तो सिंगल मेम्ब्रेन अभी वेसिकल की फॉर्म में है, यानी कि गोल्जी बॉडी से बना हुआ वेसिकल है। और क्या होगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किससे बना है, गोल्जी बॉडी से बन के आया है। और इसमें सभी जो एंजाइम है वो कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक है या अम्लीय है उसके ऊपर क्या करते हैं, वो नेचर पे अच्छे से कार्य करते हैं। इनका लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम का फंक्शन क्या होगा, ये बाहर से आने वाले कोई भी मॉलिक्यूल है उसका पाचन करने का काम है। या कोशिका के अंदर या सेल के अंदर क्या होंगे कि पुराने कोई सेल ऑर्गेनल कोशिकांग है उनको तोड़ने का काम है। इस वजह से अगर सेल अपनी किसी खुद के पार्ट को डाइजेस्ट कर रही है, इसको क्या कहते हैं, ऑटोफेजी बोलते हैं। और डाइजेस्ट करते हैं इंटायर सेल को डैमेज करने का काम। कई बार क्या होगा कि सेल है वो प्रॉपर फॉर्म में वर्क नहीं कर रहे, सेल अपने आप को उड़ा लेती है, यानी कि अपने आप को मार देती है, क्योंकि उसमें लाइसोसोम भरा हुआ है, थैली है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और ये सेल के अंदर फट जाएगी तो सेल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। उस वजह से क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस बोलते हैं। और जब सेल खुद की डेथ हो जाएगी इस वजह से इसी को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। सेल के अंदर ये एक थैली भरी होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड एरिया है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर मान लो फट जाती है जिसकी वजह से पूरी सेल की डेथ हो जाती है, उसको क्या, इसी वजह से जो लाइसोसोम है इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग बोला जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। एंडोमेम्ब्रेन का जो लास्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो आता है, वो कौन सा, वैक्यूल है, यानी कि क्या है, रसदानी है। ये क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सेल कैसा, फिल, यानी कि रसदानी में कोशिका रस झिल्ली आबंद होता है, पूरा भरा हुआ होता है। और जो झिल्ली है इसको कवर करती है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये कहाँ से बना हुआ है, गोल्जी बॉडी से। देखो हमने क्या कहा था कि ईआर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद कौन है, ईआर, ईआर के बाद कौन होगा, गोल्जी बॉडी रहेगा। गोल्जी बॉडी के बाद कौन सा होगा, या तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, या किसका होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जो ये वैक्यूल जो बन रहा है वही वैक्यूल किससे है, मेम्ब्रेन सिस्टम से, यानी कि पहले कौन है, ईआर है, फिर कौन है, वैक्यूल, सॉरी गोल्जी बॉडी, और उसके बाद कौन आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है। इसका कार्य क्या होगा, स्टोरेज है, किसका करता है, वाटर का है, साल्ट का, शुगर है, पिगमेंट है, इनका स्टोर करने का काम किसका होता है, वैक्यूल का प्रेजेंट होता है। सिंगल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है उसी को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और जब ये जल का, लवण का, शर्करा का क्या करता है, संग्रहण करता है, इस वजह से क्या होगा, सेल फुली हुई और होती है, उसका ट्रिगर प्रेशर मेंटेन रहता है। और जब ट्रिगर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो कोशिका को क्या कर देंगे, ग्रोथ करने, वृद्धि करने में सेल को ग्रोथ के लिए क्या होगा, ज़रूरी होगा। इसी को जो स्टोर करता है इसी को क्या कहते हैं, सेल सेप बोलते हैं। कोशिका रस का क्या करती है, भंडारण करती है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस होगा उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, वैक्यूल का होता है। और प्लांट में वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होता है, कि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है। और एनिमल सेल में यूजली क्या होगा, एब्सेंट है या टेम्परेरी वैक्यूल बनता है। ठीक है। तो इसमें मेनली किसके अंदर है, प्लांट सेल के अंदर है। तो एक हमने डायग्राम देखा है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर क्या होगा, ये सिंगल मेम्ब्रेन क्या होगी, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल है। ये अप टू क्या होगा, 90% वॉल्यूम तक क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो लार्ज वैक्यूल होने की वजह से प्लांट जो सेल है उस प्लांट सेल का न्यूक्लियस क्या होगा, दीवार की तरफ हो जाता है, स्लाइटली क्या होगा, शिफ्ट हो जाता है साइड में। ठीक। तो मेनली क्या रहेगा, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या होगा, साइड में प्रेजेंट होता है। किसकी वजह से है, वैक्यूल की वजह से। एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट को डिस्कस करने के बाद, यानी कि हमने पहले आज क्या किया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 पार्ट या 4 सेल ऑर्गेनल्स हैं, या हम कह सकते हैं कोशिकांग है, उनके बारे में पढ़ा है। कौन सा है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रावजाली का तंत्र है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमने गोल्जी बॉडी को पढ़ा है, गोल्जी काय है, ठीक है। उसके बाद हमने किसको पढ़ा है, लाइसोसोम को पढ़ा है। और उसके बाद हमने किसको डिस्कस किया है,
वैक्यूल को डिस्कस किया है। और उसी के बाद में फिर जो फ्री सेल ऑर्गेनेल के तौर पे प्रेजेंट होता है वो कौन सा होगा, राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या होगा, या तो ER के साथ एसोसिएटेड रहेगा या क्या रहेगा, फ्री फॉर्म में रहेगा। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। तो चलिए देखते हैं कि जो राइबोसोम है वो किसने डिस्कवर किया है, पैराडे ने डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉन मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो कौन है, राइबोसोम है। और अगर एनिमल सेल है तो राइबोसोम के साथ साथ कौन है, सेंट्रियोल है। तो वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है किसके अंदर है, एनिमल सेल के अंदर है। ठीक है, तो राइबोसोम किस किस के मिलकर बना हुआ है, RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या हुआ, बना हुआ है। और राइबोसोम में वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है किसके अंदर है, सेल के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितने टाइप का होगा, ये 2 टाइप का रहता है। एक कौन सा होगा, 70S टाइप का है, और दूसरा कौन सा है, 80S टाइप का है। जब हम 70S की बात करते हैं तो कहाँ पर मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। और ये दोनों सेल ऑर्गेनल किसके हैं, यूकैरियोटिक सेल के हैं। इसका मतलब 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल के जो 2 सेल ऑर्गेनल कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी क्या होगा, उपस्थित होगा। तो यानी कि 70S या प्रोकैरियोटिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। और राइबोसोम है, उस राइबोसोम की 2 सब यूनिट मिलती है, एक क्या होगी छोटी और एक क्या होगी बड़ी, दोनों मिलकर क्या बनाती है, 70S राइबोसोम को बनाती है। तो जो सब यूनिट होती है वो कौन सी, 50S है और कौन सा है, 30S है। तो ये कहीं है 50 और 30 है। तो ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और कहाँ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या होंगी, ये उपस्थित रहेंगी। तो यूकैरियोटिक सेल के 2 कोशिकांग रहेंगे, या हम सेल ऑर्गेनल है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होगा, ये उपस्थित होता है। हम 80S की बात कर रहे हैं तो 80S जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। यूकैरियोटिक सेल के कहाँ पर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, यानी कि ER के साथ या फ्री फॉर्म में। तो ये इसकी 2 सब यूनिट होंगी, कौन कौन सी, 60S और कौन सा है, 40S। 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, और कौन सी, एनिमल सेल है, और कौन है, फंजाई है, जिसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम 70S राइबोसोम की बात करते हैं, उसकी लार्जेस्ट सब यूनिट आती है और स्मॉलर सब यूनिट है। तो लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सी है, 70S है, 70S की लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सी है, 50S है, और स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है, 30S है। और वहीं हम यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो कौन सा, 60S और कौन सा होगा, 40S है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसकी 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, RNA प्लस किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें rRNA कौन सा है, तो इसमें 30S RNA है, 5S RNA है, और साथ ही कितनी है, 34 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। साथ ही 16S RNA है, 21 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। 80S 28 और 5.8 और 5S RNA प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन कितनी है, 45 प्रोटीन है। 18S RNA है, तो 30 प्रोटीन क्या होंगी इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण में मेनली पार्टिसिपेट करता है। इस वजह से प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है। तो ये पोर्शन हमने क्या किया है आपके साथ है, आज हमने सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और राइबोसोम है, ये तीनों पार्ट को हमने क्या किया, डिस्कस किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल के अंदर। वैसे तो सेल के अंदर सभी जो पार्ट है वो अपने आप में क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर है, या डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्या पर क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं। तो सेल बायोलॉजी का एक वीडियो हमारा पहले ही आ चुका है, और एक वीडियो में आज हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, राइबोसोम है और सेल वॉल है, इसको कंप्लीट किया है। बाकी अगली जो वीडियो होंगी उसमें हम क्या कर देंगे, सेल बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। तो आप जुड़े रहें और इसी तरीके से आप सहयोग करते रहें, और साथ ही अपनी तैयारी है उसको एक नए स्टेज पर लेकर जाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।